तो दोस्तों आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 डाटा वेयर हाउस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यूनिट 2 में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। जितनी भी डाटा वेयर हाउस टेक्निक्स में इस्तेमाल होती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इसमें होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के डाटा वेयर आर्किटेक्चर होते हैं। सिंपली एग्ज़ाम में अगर आप जो 3 डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंगल टायर डबल टायर क्या होते हैं, ठीक है। और इसके वजह से आप क्वेश्चन को या फिर आंसर को अपना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो। तो सिंगल टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर क्या होता है? तो मेन गोल उसका ये होता है कि रिमूव करना रेजिडेंसी, ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर। तो जितना भी अमाउंट ऑफ जितना रेजिडेंसी मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना रिपीट हो रही है, जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हटाना, ठीक है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें डजंट हैव अ कंपोनेंट दैट सेपरेट एनालिटिकल एंड ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यार मैंने जिस तरीके से फ्रेम कर रखा है आंसर को, मैंने इस तरीके से फ्रेम कर रखा है कि एग्जाम में अगर आता है ये 5 या 10 मार्क्स का, तो आप इसको इजीली कर सको। एग्जाम में अगर बेसिकली आएगा तो वो पूछेगा डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर बताओ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिसएडवांटेज 10-15 लिख रहे हो, ठीक है। आप बस 1 या 2 पता होना चाहिए, मेन गोल पता होना चाहिए, बस आंसर फ्रेम करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी आपको अगर और चाहिए होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज जो मेन गोल है उसका पता होना चाहिए। बस सिंपल और क्रिस्प आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना आप याद नहीं रख पाओगे कि अगर आप 10, 15, 20 या 30 टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है। हर किसी का एडवांटेज हर किसी का डिसएडवांटेज आप नहीं रिमेंबर कर पाओगे। लेकिन अगर एक या दो आपने जो सिंपल डिसएडवांटेज आपने वो अपने दिमाग में स्टोर कर लिया तो काफ़ी है, ठीक है। तो उसका जो मेन डिसएडवांटेज है, मेन जो एडवांटेज है, मैंने वही यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि डजेंट हैव अ कंपोनेंट दैट सेपरेट एनालिटिकल एंड ट्रांजिशन प्रोसेसिंग। तो जैसे आपको अगर आप पता होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो ओलैप और OLTP के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जहाँ पर एनालाइज करते हैं, एनालिस चीज़ें चल रही होती हैं, और एक होता है ट्रांजिशन प्रोसेसिंग, जहाँ पर ट्रांजिशन हो रही होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ें हैं वो सेंड हो रही होती हैं, बहुत तेज़ी से सेंड हो रही हैं। ट्रांजिशनल एनालिटिकल में बहुत आराम से, बहुत बड़ा डाटा है, आराम से प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन ट्रांजिशनल में बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो रही है और बहुत आपको फास्ट चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि सिंगल टायर में किसके दोनों के पास, मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए इसके पास अलग अलग कंपोनेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, अगर यहाँ पर एनालिटिकल चीज़ चल रही है तो वो मर्ज हो जा रही है ट्रांजिशन के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेपरेट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनके बीच में एक काइंड ऑफ एक फॉल्ट पैदा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स दे देते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेशनल सिस्टम है, जो भी ऑपरेशन काम करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल डाटा जो बाहर का डाटा है, और फ्लैट फाइल्स है। फ्लैट फाइल मतलब क्या होता है कि सिंपल कोई फाइल्स होती हैं उनको फ्लैट फाइल कह सकते हैं, जिसके अंदर खाली डाटा स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ बीच में आपका डाटा वेयर हाउस है जिसके अंदर मेटा डाटा अगर आप पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो सिंपल मेटा डाटा का मतलब होता है कि डाटा के अंदर डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कि मैंने एक टेबल बनाई, मैंने कहा कि इसमें इसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और इसका एड्रेस है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ में मैं स्पेसिफिक डिफाइन कर सकता हूँ, उसके एक अलग से टेबल बना सकता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में क्या है, उसकी मंथ क्या है और साल क्या है और डे क्या है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मेटा डाटा। डाटा के अंदर डाटा हमने और निकाल दिया है, बना दिया, उसको हम कहते हैं मेटा डाटा, ठीक है। डाटा बेस के अंदर और दूसरी चीज़ क्या है, समरी डाटा। डाटा की समरी है, क्रिस्प में जो चीज़ें हैं, और तीसरा है रॉ डाटा, मतलब जिसको भी हमने खोला नहीं है, जिसको हमने पूरी तरह से भी डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। जो अभी रॉ फॉर्म में पड़ी हुई है, जिसको हमने कभी कैटेगराइज नहीं कर रखा है, अरेंज नहीं कर रखा है, शॉर्टिंग नहीं कर रखी है, नॉइस हमने हटाया नहीं रखी है, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं, ठीक है। और तीसरे कहाँ यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन आता है। यहाँ प्रेजेंटेशन आपका रिपोर्टिंग टूल है, जो भी रिपोर्ट करेगा, एनालाइज टूल है और डाटा माइनिंग टूल है। तो यहाँ पर आपका एनालाइज चीज़ चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रही है आपकी, पहले उसमें क्या चल रहा है आपका सोर्स में आपका चल रहा है ट्रांजिशनल चीज़ें, बीच में आपका डाटा वेयर हाउस चल रहा है, और तीसरे में आपका चल रहा है एनालिटिकल चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये एक वन टायर क्या है, डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब आता हमारा दूसरा 2 टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसा पहला है उसी की तरह इसमें चीज़ें हैं, लेकिन खाली इसमें स्टेजिंग की जो एरिया है वो बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो सोर्स है, यहाँ पर बीच में डाटा वेयर हाउस हो गया, यहाँ प्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पर हमने स्टेजिंग का एक एरिया बढ़ा दिया। स्टेजिंग क्या होता है, सिंपली इसको हम ETL कहते हैं। ETL मतलब होता है कि स्टेजिंग सिंपली कह सकते हैं कि चीज़ों को और रिफाइन करना और ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। स्टेजिंग को अगर आप सिंपल भाषा में कहोगे तो चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को और खोलना, ठीक है। उसी को हम स्टेजिंग कहते हैं। स्टेजिंग एरिया अपने यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में क्या होता है, जैसे कि हम पता है ETL अगर नहीं पढ़ा था वो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। ETL का सिंपल मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट करना पहले, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना जिस चीज़ में हमको चाहिए, फिर तीसरे होता है उसमें लोड।
एल का मतलब होता है लोड, ठीक है। ई का मतलब एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब ट्रांसफॉर्म और एल का मतलब होता है लोड। उसको लोड करना डाटाबेस में, जहाँ जहाँ पर भी हमें लोड करना है वहाँ पर उसको लोड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर डाटा वेयर हाउस है तो डाटा वेयर हाउस में उसको लोड करना। तो ये होता है पूरा ईटेल के प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया जहाँ पर हम उसको क्लीन करते हैं, उसको एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसको स्टेजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। सिंपली इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज यही होगा कि इसमें मतलब इसमें और चीज़ें ऐड ऑन नहीं है, ठीक है। और बड़े तरीके से इसको हमने चीज़ें में ऐड होनी चाहिए। जितना 3 टायर में फीचर्स हैं उसमें इतने फीचर्स नहीं हैं, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप जो 1 टायर उसमें आप ये भी डाल सकते हो कि यहाँ पर स्टेजिंग एरिया नहीं है, ठीक है। और ये भी डाल सकते हो कि यहाँ पर एनालिटिकल और ट्रांजिशन के लिए अलग सेपरेट चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो दूसरे में आपको कमी दिखती है वो पहले में डाल सकते हो, और जो पहले में कमी है वो तो कहीं आप कहीं डालोगे, लेकिन जो आपको तीसरे में आपको वहाँ पर अलग से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 टायर और 2 टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर बनाए, ठीक है। अब आता हमारा थर्ड टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। तो थर्ड टायर डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर क्या है? ये 3 लेवल में काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लेवल में काम कर रहा था, ये यहाँ पर 3 लेवल में काम करता है। 2 लेवल में कैसे? जैसे कि यहाँ पर स्टेजिंग एरिया हो गया और यहाँ पर प्रेजेंटेशन एरिया हो गया या फिर डाटा वेयर हाउस एरिया हो गया। दो इसको मेन 2 ही कहेंगे। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन और सोर्स वाला है उसको हम कह सकते हैं कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 3 टायर में यहाँ पर 3 चीज़ काम करेंगी। इसमें जो बॉटम टायर होगा, बॉटम टायर में क्या होगा? डाटाबेस वेयर जहाँ पर क्लीन होगा या फिर ट्रांसफॉर्म होगा, जो भी डाटा हमने लोड कर रखा है उसको या तो क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब क्या है? क्लीन करने का मतलब है कि उसको और सिंप्लीफाई करना, उसको और ईजी बनाना, उसको और इस तरीके से बनाना ताकि हमें कल के दिन अगर कुछ ढूंढना है या फिर हमें कुछ दिक्कत हो तो वहाँ पर हम इजीली उसको चीज़ को सॉल्व कर सकें। उसका मतलब होता है क्लीन करना, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्म डाटा इस लोड है। अब जो ट्रांसफॉर्म डाटा उसको हम लोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती हैं वो चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मेन चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई है, वो है आपका मिडिल टायर। मिडिल टायर में क्या हो रहा है? मिडिल टायर मतलब होता है ये आपको देता है एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड व्यू, ठीक है। आपको इसको हम एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं, मिडिल टायर को हम एप्लीकेशन लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी डाटाबेस का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू, एक सिंपल व्यू, ठीक है। और अरेंज करता है डाटा को, जिस टाइप में डाटा को अरेंज होना चाहिए उस तरीके से डाटा को अरेंज करता है। और इसमें जिसकी मदद करता है वो ओलैप, ठीक है। मोलैप जो मॉडल्स होते हैं वो सब मिडिल टायर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इसका एक जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, इसका जो डायग्राम है बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। मैंने जो बना रखा है बहुत सिंपल वाला है। इसको आप एग्जाम में सिंपली लगा सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और मार्क्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे, ठीक है। बस बात इतनी सी है कि वहाँ पर और आपने थोड़ा डिटेल मैनर में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। फैला फूल के यहाँ पर आपने तो उतने अच्छे मतलब सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी आप पर है कि आप कितना फैला सकते हो डायग्राम को, कितना लिख सकते हो, कितना चीज़ों को फैला सकते हो। सिंपल भाषा में अगर आप चीज़ों को समझ गए क्रक्स में, ठीक है, तो बाद में फैलाने में कोई उतनी बड़ी हेडक नहीं है, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका टॉप टायर। टॉप टायर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर यूज़र एक्सेस कर रहा है पर और प्लस इंटरेक्ट कर रहा है डाटा के साथ, ठीक है। और ये प्रेजेंट करता है फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड। जो पहला का एंड है और क्लाइंट एंड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जैसे कि टूल्स हो गए, क्वेरीज हो गई, एनालिसिस हो गई, डाटा माइनिंग टूल्स हो गए, सब इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टॉप टायर हमने क्या इसको बोल रहे हैं? जो भी प्रेजेंटेशन है उसको हम टॉप टायर कह रहे हैं, ठीक है। मिडिल टायर किसको कह रहे हैं? जहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने बोल दिया डाटा मार्ट, उसको हमने बोल दिया क्या बोल दिया हमने उसको हमने बोल दिया सॉरी जो ETL टूल्स है उसको हमने मिडिल टायर बोल दिया इस तरीके से। और बॉटम हमने जो डाटा मार्ट है उसको मिडिल टायर बोल दिया और जो ETL टूल है उसको हमने बॉटम टायर बोल दिया। तो वो क्या रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके फिर डाटा वेयर हाउस में जा रहा है, डाटा वेयर हाउस से डाटा मार्ट में जा रहा है। डाटा मार्ट में क्या होता है कि चीज़ें हमने डाटा मार्ट्स क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको और अच्छी भाषा में, आपको सिंपल भाषा में वो समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर शॉर्ट में सबसे समझाऊँ तो डाटा मार्ट कुछ नहीं है, डाटा वेयर हाउस के अंदर एक जो छोटी प्रोसेस है मतलब मान लीजिए कि एक डिब्बा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा डिब्बा है, सॉरी डिब्बा नहीं, मान लीजिए घर है, घर के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है। जो छोटे कमरे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम डाटा मार्ट बोल रहे हैं। और जो घर है पूरा उसको हम बोल रहे हैं डाटा वेयर हाउस। तो डाटा मार्ट एक छोटा हिस्सा है डाटा वेयर हाउस का, वो भी उसी के अंदर का पार्ट है। वहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ परचेजिंग हो रही है, सेल्स हो रही है, इन्वेंट्री है, तो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे ETL से डाटा वेयर हाउस में होता है, हमेशा याद रखना ETL हमेशा पहले होती है डाटा वेयर हाउस से। अगर ETL नहीं होगा तो डाटा वेयर हाउस नहीं बनेगा। कहने का मतलब है
कहीं कोई लोग ये बोल देते हैं कि डाटा वेयर हाउस बन जाता है, ठीक है, इसमें बस जो भी जो डाटा होता है उसको घुसेड़ देते हैं, बस जो भी हमने डाटा पकड़ा, हम जो हमारे पास रॉ डाटा है वो हमने घुसेड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखना, डाटा वेयर हाउस में पहले ETL चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ETL टूल का परफॉर्मेशन होता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है जिस तरीके से हमको चाहिए, उसके बाद उसको लोड कर किया जाता है डाटा वेयर हाउस में या फिर डाटा मार्ट में। ठीक है, डाटा मार्ट को एक लेटर स्टेज है वहाँ जहाँ पर हमने और सिंप्लीफाई कर चीज़ों को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो डाटा वेयर हाउस है वहाँ पर ETL टूल परफॉर्म होने के बाद डाटा वेयर हाउस में चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आपका आता है ETL टूल, इसको हम बॉटम टायर कहते हैं, फिर डाटा वेयर हाउस में स्टोर हुआ, उसके फिर डाटा मार्ट में गया, जिसको आप मिडिल टायर भी हो सकते हो। ये डाटा वेयर हाउस को और डाटा मार्ट को दोनों का मिडिल टायर के अंदर रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर चीज़ें स्टोर हो रही हैं और उसी का एक सब पार्ट है डाटा मार्ट। और तीसरी चीज़ आती है आपका टॉप टायर, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जितने भी रिपोर्टिंग टूल हैं, एनालिसिस टूल हैं, डाटा माइनिंग टूल हैं, वो अप्लाई हो रहा है डाटा मार्ट के ऊपर। अब वहाँ से हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमको चाहिए, हम काम के हमें चाहिए। ठीक है, जो हमें रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट टूल्स उसका इस्तेमाल कर रहा है, एनालाइज करता है, एनालाइज टूल्स वहाँ से डाटा मार्ट से ले रहा है, डाटा माइनिंग टूल जो माइन करने का इस्तेमाल होता है वहाँ से चीज़ें ले रहा है। तो इस तरीके से जो मतलब ये समझ के चलिए, जो प्रेजेंटेशन वाला एरिया है, यहाँ पर रिपोर्टिंग टूल करना, एनालाइज करना, डाटा माइनिंग करना, ये तो एक सिंपल इंसान नहीं करेगा ना। इसको कौन करेगा, साइंटिस्ट करेंगे, या कोई भी जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं, जो डाटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या फिर जो एनालिस्ट हैं वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन टूल है वो सब काम किसका आ जाता है, आउटसोर्स कंपनी का या आउटसोर्स पार्टी का। तो यहाँ पर सब चीज़ें अलग हो रही हैं। ठीक है, तो इसी को हमने इसे टॉप टायर कह दिया। ठीक है, क्योंकि असली मेन तो यही है ना कि उसका एनालाइज करना, एनालिस्ट करना, साइंटिफिक उसमें चीज़ें निकालना, जो भी प्रॉफिट चाहिए वो निकालना, तभी हम उसको टॉप टायर कह रहे हैं, उसको बॉटम टायर कह रहे हैं, क्योंकि ETL सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है और सबसे लोअर प्रोसेस है। ठीक है, तो डाटा मार्ट में परचेसिंग, सेल्स, इन्वेंट्री जिसके भी रिकॉर्ड है सब डाटा, जैसे मतलब एग्जांपल दे रखा है कि परचेसिंग यहाँ पर एक मतलब मान लीजिए जैसे कि जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, तो फर्स्ट में आ गया परचेसिंग आ गया, उसके अंदर जो परचेसिंग है उसके सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन सेकंड में आ गई, इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन थर्ड में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। ये बिल्कुल वैलिड डायग्राम है, इसको एग्जाम में बनाते हो आपको 10 में 10 मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा वॉइस तेज़ लग रही हो तो आप उसको हल्की स्पीड में चला सकते हो, क्योंकि हमें चीज़ें कवर करनी है। तो थोड़ा सा तेज़ मैं बोलता हूँ, थोड़ा जल्दी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। जो टायर्स हैं, जो मल्टीपल टायर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसका एक और डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल सेम है इसी की तरह। ठीक है, वो चलिए वो देखते हैं। तो यार ये देखो, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये लेयर्स ऑफ डाटा वेयर आर्किटेक्चर है, ये भी सेम वही है जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इसको थोड़ा फैला दिया गया है। ठीक है, और याद रखना एग्ज़ाम में आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ा डाइवर्स तरीके से हमने चीज़ में, जैसे यहाँ पर आपका प्रोडक्शन डाटा आ गया और ये इंटरनल डाटा हो गया, ये बॉटम टायर है, ETL में जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने बताया एक्सटर्नल डाटा इस पर ETL में गया, देखो यहाँ पर डाटा स्टेजिंग एरिया में गया, ETL में गया। ठीक है, ETL का हमने डाटा वेयर हाउस में डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा वेयर हाउस के अंदर DBMS है, मेटा डाटा है और फिर मल्टी डायमेंशनल डाटा भी है, डाटा मार्ट्स है, तो फिर वहाँ चले गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ चले गया, तीसरी चीज़ चले गया, जैसे OLAP, रिपोर्ट क्वेरी, डाटा माइनिंग, यहाँ पर चले गया। तो जैसे मैंने बताया था वहाँ 3 टायर स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर है। इसको इस तरीके से आप बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेटा डाटा के अंदर डाटा, यहाँ पर सब चीज़ें होती हैं। तो यार जो मैंने बताया था वो सिंपल था, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने थोड़ा फैला दिया इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके, चीज़ें वही हैं, बस सेम वही है। ठीक है, उसको बनाओगे इसको बनाओगे सेम है, जो आपकी मर्जी है। एक बार डायग्राम आप देख लो, ये देखिए ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम है, पॉज करके आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा वही है, कोऑर्डिनेशन करेगा सब में, जैसे कि मिडिल टायर था वो बॉटम टायर में, और जो टॉप टायर उसके बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा मिडिल टायर। तो ये सब कुछ था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको प्लेलिस्ट में बतेरी वीडियो मिलेंगी भर भर के। ठीक है, अगर आपको डाटा वेयर हाउस या डाटा माइनिंग से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते तो आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। बस आप सर्च कीजिए या फिर हमारा चैनल का नाम लिख के भी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।